प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 4 की तमाम एग्जांपल्स। थ्योरी के तमाम लेक्चर्स में मैंने आपको साथ के साथ प्रॉपर नोट्स बनवाए हैं और ये भी बताया है कि किस आर्टिकल को आपने किस तरह से तैयार करना है और साथ के साथ डेली लाइफ एग्जांपल के जरिए आपको तमाम कंसेप्ट समझाए हैं। और इसके साथ साथ हर लेक्चर में ये भी बताया है कि किस आर्टिकल में से किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस बनकर आपके पेपर में आ सकते हैं और किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। फिर उन शॉर्ट क्वेश्चंस को और उन लॉन्ग क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करके आपने पेपर में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो चलिए आज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल नंबर 4.1। तो 4.1 की स्टेटमेंट क्या है? देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसकी स्टेटमेंट को समझा जाए। जब आपको उसकी स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो वहां से आपने देखना है कि इस न्यूमेरिकल में डेटा क्या दिया गया है, यानी इस प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है। उसके बाद आपने देखना है कि फाइंड क्या करना है। जब आपको इतना मालूम हो जाएगा कि गिवन क्या क्या है और फाइंड क्या करना है तो फिर आप डेटा और रिक्वायर्ड को देखते हुए फार्मूला डिसाइड करेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज करके मैं रिक्वायर्ड क्वांटिटी को फाइंड कर सकता हूं। जब आप उस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो वहां से आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। यहां पर अब इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पहले समझते हैं। अ मशीन गन फायर 6 बुलेट्स पर मिनट। कहते हैं कि एक मशीन गन है जिसमें से 6 बुलेट्स पर मिनट निकलती हैं, यानी 1 मिनट में 6 बुलेट्स निकलती हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकेंड। और उनमें से हर एक बुलेट की वेलोसिटी कितनी होगी? 700 मीटर पर सेकेंड। मान लो इस तरह की एक बुलेट होगी जो कि मशीन गन से निकलेगी और फिर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 700 मीटर पर सेकेंड होगी। और यहां पर वो कहता है कि 6 बुलेट्स निकलेंगी 1 मिनट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इफ ईच बुलेट हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम, कि ये जो एक बुलेट है इसका मास कितना होगा? 40 ग्राम। कितना होगा? 40 ग्राम। ये तो हो गई वेलोसिटी बुलेट की और ये हो गया मास ऑफ बुलेट। ये एक बुलेट का मास है, ये एक बुलेट की वेलोसिटी है। कहते हैं फाइंड पावर डेवलप बाय द गन, कि जो गन ने पावर डेवलप की है उसको आप फाइंड करके दिखाइए। तो यहां पर भी बच्चों सबसे पहले हम डेटा की हेडिंग लगाएंगे और उसमें लिख देंगे कि क्या क्या गिवन है। तो डेटा की हेडिंग लगा दीजिए और डेटा में सारी गिवन क्वांटिटीज को लिख दीजिए। अ मशीन गन फायर 6 बुलेट्स पर मिनट। तो यहां पर फिर कैसे लिख देंगे? बुलेट्स फायर्ड पर मिनट। तो वो कितनी है? 6 बुलेट्स है, यानी 6 बुलेट्स पर मिनट फायर करती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकेंड। अब ये वाली जो वेलोसिटी है ये एक बुलेट की है, तो मैं यहां पर लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट। वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 700 मीटर पर सेकेंड। देन क्या गिवन है? इफ ईच बुलेट हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम, कि ये वाली जो एक बुलेट है इसका मास 40 ग्राम है, तो मास ऑफ ईच बुलेट कितना हो जाएगा? मास ऑफ ईच बुलेट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 40 ग्राम। अब बच्चों यहां पर ग्राम ऐसा यूनिट तो नहीं है मास का, ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है? किलोग्राम। मैंने आपको ऑलरेडी जब चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे तो वहां पर बताया था कि डेटा में आपने जितनी भी क्वांटिटीज लिखनी है आपने कोशिश करनी है कि उन सारी क्वांटिटीज को आप एसआई यूनिट में लिखें। तो यहां पर ग्राम एसआई यूनिट नहीं है। अब आपको मालूम है कि किलोग्राम एसआई यूनिट ऑफ मास है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स।
देखो किलो प्रीफिक्स है जो कि 1000 के इक्वल होता है, ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया हुआ है। अब यहां पर देखिए 1 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ओवर 1000 किलोग्राम, 1000 को नीचे आके डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर मैंने 40 ग्राम निकालने हैं, तो यहां पर मुझे 40 लगाना पड़ेगा, इधर भी फिर 40 उधर भी 40, दोनों तरफ 40 से मल्टीप्लाई कर दे तो 40 ओवर 1000 किलोग्राम इज इक्वल टू 40 ग्राम। इसको अगर आप डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.04 किलोग्राम इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो पता चला कि 40 ग्राम 0.04 किलोग्राम के इक्वल होते हैं। तो इट्स मीन यहां से मैस कितना हो जाएगा 0.04 किलोग्राम। अब ये कन्वर्जन कैसे होती है ये ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है। अब नेक्स्ट कुछ भी गिवन नहीं है, अब तो फाइंड करना है पावर डिवेलप बाय द गन को। तो यहां पे रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाएंगे, क्या हेडिंग लगाएंगे, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड की हेडिंग में लिख देंगे पावर डिवेलप्ड बाय द गन, पावर डिवेलप्ड बाय द गन, और इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको फाइंड करना है। अब यहां पर इस डेटा और इस रिक्वायर्ड को देखते हुए हमने डिसाइड करना है कि फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। भाई चैप्टर नंबर 4 में पावर का हमने एक जाना पहचाना फार्मूला पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू W ओवर T। अब यहां पे टाइम तो मैं पुट कर सकता हूं क्योंकि मुझे मिनट का एक क्लू मिल गया है कि 1 मिनट होगा, पर मिनट कह रहा है तो 1 मिनट 60 सेकेंड्स, किसी ना किसी तरीके से मैं पुट कर लूंगा। लेकिन मसला यह है कि मुझे ये W कहां से मिलेगा, मुझे ये W कहां से मिलेगा। देखो अगर W नहीं है तो मैं सोचूंगा कि क्या मुझे एनर्जी मिल सकती है, क्योंकि देखो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, जूल होता है। तो इट्स मीन अगर मुझे एनर्जी मिल जाए तब भी मैं यहां पे वो लगा के पावर फाइंड कर सकता हूं, यानी फिर फार्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू E ओवर T। लेकिन यहां से मैं देखूंगा कि मैं कौन सी एनर्जी फाइंड कर सकता हूं। देखो मैस गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पे ये m की वैल्यू पुट कर दूं 0.04 किलोग्राम और v की वाली वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे यहां से काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। वो काइनेटिक एनर्जी मैं यहां पे पुट कर सकता हूं क्या, भाई ऐसे तो नहीं पुट कर सकता क्योंकि 6 बुलेट्स हैं, वो कह रहे हैं पर मिनट जो निकलती हैं। तो इट्स मीन कि पहले मुझे 6 बुलेट्स की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी, फिर मैं 6 बुलेट्स की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूंगा। ये तो एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि इसमें मैस फॉर 1 बुलेट पुट करूंगा, वेलोसिटी फॉर 1 बुलेट, लेकिन बुलेट्स कितनी है, 6 है। तो इसका मतलब है ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक नई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जिसको मैं काइनेटिक एनर्जी डैश कह दूंगा। इस काइनेटिक एनर्जी को उठा के मैं यहां पर पुट करूंगा और टाइम में कितना पुट करूंगा, 60 सेकेंड्स। तो मुझे क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगी। और ये फाइंड भी क्या करना था, पावर ही फाइंड करनी थी। तो फिर यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं और कुछ इसी तरह का काम करते हैं। तो यहाँ पे फिर सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच बुलेट फाइंड करता हूं। किस तरह से करूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच बुलेट इज, तो वो कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। लेकिन यहां से मुझे जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो एक बुलेट की होगी, क्योंकि जहां पर जो मैंने m पुट करना है वो एक बुलेट का मैस है, जो v पुट करना है वो एक बुलेट की वेलोसिटी है। लेकिन बुलेट्स कितनी दी गई है, 6 बुलेट्स दी गई हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे यहां पर इस काइनेटिक एनर्जी को 6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यहां पे फिर मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 बुलेट्स इज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 बुलेट्स इज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 बुलेट्स इज, तो वो कितनी हो जाएगी, उसको मैं काइनेटिक एनर्जी डैश का नाम दे देता हूं, क्योंकि देखो ये भी काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी, फिर वो थोड़ा सीक्वेंस नहीं मेंटेन रहता। यहां पर मैं इसको डैश कह देता हूं, तो 6 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय हाफ mv स्क्वायर। यहां से अगर 6 ओवर 2 करें तो क्या आता है, 3 आता है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी डैश कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू 3 mv स्क्वायर हो जाएगा। जी बिल्कुल 3 mv स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर वैल्यूज को उठाकर पुट कर दीजिए। तो किस तरह से करेंगे, पुटिंग वैल्यूज काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू 3 इंटू मैस कितना है 0.04 किलोग्राम, 0.04 किलोग्राम इंटू वी स्क्वायर 700 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर।
700 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगर इस एक्सप्रेशन को आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पर सॉल्व करें कुछ इस पैटर्न पे, तो आंसर क्या निकल कर आता है 58,800। तो मैं यहां पर लिख दूंगा दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू 58800। और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो यहां पर फिर जूल लिख देंगे। अब यूनिट्स को यहां से भी सॉल्व करके जूल ही निकलना चाहिए। देखो किलोग्राम यहां से आएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 यहां से आएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। तो यहां पर हमने जूल लिख दिया है। देन नेक्स्ट अब क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद पावर फाइंड करनी है, तो कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे, पावर डिवेलप्ड बाय द गन, पावर डिवेलप्ड बाय द गन इज गिवन बाय यानी वो कहां से मिलती है। यहां पे फिर पावर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डैश अवर T। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी ये वाली पुट करेंगे जो कि 6 बुलेट्स की काइनेटिक एनर्जी है, और टाइम कौन सा पुट करेंगे, देखो जब 6 बुलेट्स वाली काइनेटिक एनर्जी पुट करेंगे तो टाइम भी 6 बुलेट्स वाली पुट करना पड़ेगा। तो यहां से फिर मैं टाइम 1 मिनट पुट कर सकता हूं, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड्स के, क्योंकि 6 बुलेट्स निकल रही हैं 1 मिनट में। तो यहां पर फिर मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यूज, क्या लिखूंगा, पुटिंग वैल्यूज। तो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, P इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डैश की जो वैल्यू है वो आप पुट कर दीजिए यहां पे 58,800 जूल डिवाइडेड बाय T कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। यहां पे आप सिंस करके लिख भी दीजिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें इस तरह से, तो आंसर कुछ निकल के आता है P इज इक्वल टू, देखो यहां पर इंप्लाइज भी डालेंगे क्योंकि इस स्टेप से अगला स्टेप आ रहा है, सिमिलरली इससे ये वाला आ रहा था तो यहां पर भी इंप्लाइज डालेंगे। अब यहां पे जो पावर आई है वो कितनी है 980, और पावर का यूनिट क्या होता है वाट, तो वाट को किससे लिखते हैं, कैपिटल W से। यहां से अगर निकालें जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है कि वाट के इक्वल होता है, किस तरह से होता है इसका प्रॉपर आपको प्रूफ भी करवाया हुआ है। तो यहां से फिर जो पावर निकल के आई है वो कितनी आई है 980 वाट, यानी 980 वाट। तो यहां से फिर आंसर की हेडिंग लगाएंगे, क्या हेडिंग लगाएंगे, आंसर की हेडिंग लगाने के बाद वही बात लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, फाइंड पावर डिवेलप्ड बाय द गन, पावर डिवेलप्ड बाय द गन इज, क्या लिखेंगे, पावर डिवेलप्ड बाय द गन इज कितनी है 980 वाट। तो यहां पर न्यूमेरिकल नंबर 4.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 4.2। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ फैमिली यूजेस 10 किलोवाट ऑफ पावर, एक फैमिली है जो यूज करती है 10 किलोवाट पावर, डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 300 वाट पर स्क्वायर मीटर। कहता है कि जो सोलर एनर्जी सन से आ रही है, अब नीचे यहां पर जो सरफेस है जिसपे वो फॉल हो रही है सोलर एनर्जी, कहते हैं वो कितने रेट पे फॉल हो रही है, रेट ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ वर्क, ये पावर ही होती है। तो इसका मतलब है कि 300 वाट पावर पर स्क्वायर मीटर, यानी एक स्क्वायर मीटर पे 300 वाट, एक स्क्वायर मीटर पे कितनी हो रही है 300 वाट, यानी 300 वाट पर मीटर स्क्वायर, या इसको इस तरह से लिखेंगे 300 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी सोलर एनर्जी इंसिडेंट रेट बता रहा है कि 300 वाट पर मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर पे 300 वाट, एक मीटर स्क्वायर पे 300 वाट सोलर एनर्जी इंसिडेंट रेट है। If 75% of this energy can be converted into useful electrical energy, कहते हैं कि इसमें से जो 75% एनर्जी है वो यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी यहां पर ये जो आपको दी गई है इंटेंसिटी, इसको हम इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, इसमें से 75% क्या है यूजफुल है। कहते हैं कि अगर 10 किलोवाट पावर चाहिए हो तो फिर कितना एरिया चाहिए होगा, अगर 10 किलोवाट पावर रिक्वायर्ड हो, क्योंकि यहां पर यही कह रहा था कि 10 किलोवाट फैमिली यूज कर रही है, और एक स्क्वायर मीटर के लिए कितना है 300 वाट, उसमें से भी 75% यूजफुल है।
कहता है कि अगर 10 किलोवाट एनर्जी चाहिए हो तो कितना एरिया चाहिए होगा, कितना एरिया चाहिए होगा। तो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा माइंड यूज करूं तो सबसे पहले मैं डेटा लिख लेता हूं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। डेटा में मैं क्या लिखूंगा, पावर रिक्वायर्ड बाय फैमिली, पावर रिक्वायर्ड बाय फैमिली जो कि फैमिली को चाहिए, पावर रिक्वायर्ड बाय फैमिली इज इक्वल टू पी। मैं इसके नीचे आर ई क्यू लिख देता हूं कि रिक्वायर्ड पावर है और वो 10 किलोवाट है। यहां से अगर मैं इसको वाट में कन्वर्ट कर दूं तो कैसा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो पावर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 वाट इज इक्वल टू 10,000 वाट। 10,000 वाट, क्योंकि वाट ऐसा यूनिट है, किलोवाट ऐसा यूनिट नहीं है। देन क्या गिवन है, 300 वाट पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली ये क्या है, पावर अवर एरिया। वाट किसका यूनिट होता है, पावर का। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया का। और इनफैक्ट पी अवर ए हमें क्या देता है, इंटेंसिटी। तो यहां पर फिर मैं यही लिख देता हूं, सोलर एनर्जी इंसिडेंट रेट। क्या लिखूंगा, क्योंकि कह रहे हैं सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट एट एन एवरेज रेट। सोलर एनर्जी इंसिडेंट रेट गिवन है, सोलर एनर्जी इंसिडेंट रेट, सोलर एनर्जी इंसिडेंट रेट इज इक्वल टू आई से इसको डिनोट कर देते हैं, और ये कितना है, 300 वाट पर मीटर स्क्वायर। इफ 75% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो एफिशिएंसी है कन्वर्जन की वो कितनी है, 75%। इसमें से जस्ट 75% ही यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बाकी की 25% नहीं हो पाती। तो यहां पे फिर हम क्या लिख देंगे, एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन, एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन, एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन इज इक्वल टू, इसको हम एक बहुत ही प्यारे से सिंबल से डिनोट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं ईटा। इसको क्या पढ़ते हैं, ईटा पढ़ते हैं। एन लिखो, उसके नीचे लंबा सा करके यूं कर दो, तो ये क्या बन जाता है, ईटा बन जाता है। यानी इस तरह से इसको लिखते हैं, इज इक्वल टू कितना है, 75%, यानी एफिशिएंसी इतनी है 75%। अब फाइंड आउट क्या करना है, हाउ लार्ज एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 10 किलोवाट। कहता है कि इतने एरिया में 1 मीटर स्क्वायर में इतने वाट में से इतना यूजफुल है, आप 10 किलोवाट के लिए एरिया बताइए। आप क्या बताइए, 10 किलोवाट के लिए एरिया बताइए। तो यहां पे फिर रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाते हैं, एरिया नीडेड। क्या लिखेंगे, एरिया नीडेड, जो एरिया जरूरत है, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों यहां पर थोड़ी सी बात आपने समझनी है, 300 वाट 1 मीटर स्क्वायर इसी तरह से होगा, और इस 300 वाट में से कितना यूजफुल है, 75% ऑफ। ओके, अब कहता है कि अगर 10 किलोवाट हो जाए, 10 किलोवाट, तो उस वक्त आप ये वाला एरिया फाइंड करके दिखाइए। यानी 300 वाट पर मीटर स्क्वायर में से 75% यूजफुल है, 10 किलोवाट के लिए आप एरिया फाइंड करके दिखाइए। क्वेश्चन की कुछ समझ आ रही है, जी बिल्कुल सर आ रही है। तो फिर यहां पे सॉल्यूशन की हेडिंग लगा देते हैं। क्या हेडिंग लगाएंगे, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले फिर मैं 75% कैलकुलेट कर लेता हूं, तो कैसे लिखूंगा, यूजफुल पावर ऑब्टेन फ्रॉम द सोलर पैनल पर स्क्वायर मीटर इज, देखो यहां पर क्योंकि हमें ये पर स्क्वायर मीटर ही दिया हुआ था, वाट पर स्क्वायर मीटर, तो इट्स मीन पावर पर स्क्वायर मीटर। अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है, पहले यूजफुल पावर ऑब्टेन फ्रॉम सोलर पैनल पर स्क्वायर मीटर इज, तो कितनी होगी, 75% ऑफ 300 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो उसको किस तरह से लिखेंगे, P यूजफुल पर मीटर स्क्वायर, P यूजफुल पर मीटर स्क्वायर। मैं इसको इस तरह से डिनोट कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ईटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 75% ऑफ 300 वाट निकालना पड़ेगा। इन शॉर्ट ईटा मल्टीप्लाइड बाय आई हो जाएगा। यहां पर क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज को पुट कर दीजिए। कैसे करेंगे, यूजफुल पावर यूजफुल पर मीटर स्क्वायर। यहां पर अब एक्चुअली क्या है, ईटा मल्टीप्लाइड बाय आई, तो ईटा जो कि एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन है, इसकी जगह पर मैं 75% पुट कर सकता हूं। लेकिन इससे पहले अगर मैं 75% को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख डालूं तो कैसा रहेगा, जरा ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आप आईसीएस को ले लेते हैं, आपके मार्क्स आ जाते हैं 560 में से 550 आउट ऑफ 560।
तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हो? इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो और फिर बता देते हो कि ये परसेंटेज आएगी, मान लो 98.2% समथिंग, इस तरह से कुछ आ जाती है। लेकिन अगर मुझे ये चीज दी हुई है, इससे मैंने वापस फ्रैक्शन लिखनी है, यानी ये लिखना है, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाली, परसेंटेज से वापस अगर फ्रैक्शन निकालनी है तो मुझे 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब है यहां पर अगर मैं 75 ओवर 100 करूं तो ये आएगा 0.75, तो इट्स मीन मैं इसको लिख सकता हूं 0.75। इस लेक्चर सीरीज को एंड करने के बाद मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको फॉलो करते हुए इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है, एंड इट इज पॉसिबल, कंप्लीटली पॉसिबल। इसको हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन अचीव करना किस तरह से है, इसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी होती है। तो वो आगे चलकर इस लेक्चर सीरीज को एंड करने के बाद डिस्कस करेंगे, और इस लेक्चर सीरीज को भी आप जल्दी एंड कर देंगे। तो यहां पर फिर मैं लिख दूंगा 0.75 मल्टीप्लाइड बाय आई कितना है, 300 वाट पर मीटर स्क्वायर, 300 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आंसर निकल के आता है 225। तो मैं यहां पर लिख दूंगा पावर यूजफुल पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 225 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब हमने एक्चुअली निकालना क्या था, एरिया निकालना था। तो यहां पर फिर मैं लिख सकता हूं टोटल एरिया नीडेड टू सप्लाई इज, इसको कैसे निकालेंगे, देखो एरिया फाइंड करना है, कितनी पावर हमें चाहिए, 10 किलोवाट पावर चाहिए। तो इसका मतलब है P रिक्वायर्ड, जो पावर रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाय, और जितनी यूजफुल पावर है पर मीटर स्क्वायर उसको लिख देंगे पावर यूजफुल पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो किस तरह से करेंगे, पुटिंग वैल्यूज A इज इक्वल टू रिक्वायर्ड पावर कितनी है 10,000 वाट डिवाइडेड बाय यूजफुल पावर पर मीटर स्क्वायर कितनी है 225 वाट पर मीटर स्क्वायर। और यहां से जो एरिया निकल कर आएगा वो क्या आएगा, A इज इक्वल टू 44.44 मीटर स्क्वायर। देखिए ये वाट और ये वाट कैंसिल हो जाएगा, मीटर पावर -2 ऊपर जाएगा तो मीटर पावर +2 हो जाएगा, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर ही होता है। तो इसका मतलब है कि हमने ये जो फार्मूला लिखा है ये करेक्ट है, क्योंकि ये जो फाइनल आंसर दे रहा है वो आपको मीटर स्क्वायर में ही मिल रहा है। इसके अब बहुत सारे लॉजिकल रीजंस हैं कि हमने यहां से एरिया कैसे फाइंड किया, रिक्वायर्ड पावर और पावर यूजफुल पर मीटर स्क्वायर, डिफरेंट लॉजिकल रीजंस मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर सकता हूं। लेकिन जो सबसे सिंपल रीजन है वो ये है वाट आवर वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट कैंसिल, मीटर पावर -2 पर जाएगा, क्योंकि एरिया का ही यूनिट निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एरिया इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर में क्या लिख देंगे, द एरिया नीडेड इज 44.44 मीटर स्क्वायर। तो यहां से फिर आंसर भी निकल कर आ चुका है। तो फाइनली यहां पर प्रॉब्लम नंबर 4.2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4.3। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, द मास ऑफ अर्थ इज 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम एंड मास ऑफ सन इज 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻30 किलोग्राम। द सन इज 160 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ। कहता है कि अर्थ का मैस इतना है, सन का मैस इतना है, और सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कितनी है 160 मिलियन किलोमीटर। अब पोटेंशियल एनर्जी वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ तो हम यूज कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, लेकिन जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो उस केस में फिर हम mgh नहीं यूज कर सकते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। उस केस में हमने एक रिलेशन पढ़ा था u इज इक्वल टू -gmm/r। ये r एक्चुअली क्या था, डिस्टेंस था, और इस केस में 160 मिलियन किलोमीटर होगा। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मास ऑफ सन एंड मास ऑफ अर्थ, इसको भी हम पुट कर देंगे। तो यहां पर फिर सबसे पहले डेटा की एडिंग लगाएंगे। डेटा में सबसे पहले क्या लिखेंगे, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू,
अब मैस ऑफ अर्थ को आप स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल M से भी कर सकते हैं। अगर कैपिटल M से करना है तो इसको ME कर दीजिए और मैस ऑफ सन को MS से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये तमाम नोटेशंस ठीक है, लेकिन अगर हम इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दें तो लिख सकते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24 किलोग्राम एंड मैस ऑफ द सन इज 1.99 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 30 किलोग्राम। तो यहाँ पर लिख देते हैं मैस ऑफ सन इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 30 किलोग्राम। देन नेक्स्ट क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज, ये कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू 160 मिलियन किलोमीटर, 160 मिलियन किलोमीटर। अब देखिए मिलियन कितना होता है, मिलियन को हम लिखते हैं 10 रेज़ टू द पावर 6 और किलो किसकी इक्वल है, 10 रेज़ टू द पावर 3 के मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा। क्योंकि जो SI यूनिट है वो तो मीटर है डिस्टेंस का, तो यहाँ पर हमने इसको मीटर में लिखना है, तो इट्स मीन अगर हम मीटर में लिखें तो ये बन जाएगा 160 मल्टीप्लाइड बाय, मिलियन क्या होता है 10 रेज़ टू द पावर 6, किलो क्या होता है 10 रेज़ टू द पावर 3 और साथ में मीटर आ जाएगा। तो यहां से अगर हम 160 को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, देखिए अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं, हम ये कंसीडर करते हैं कि डेसिमल यहां पर है, डेसिमल को 2 प्लेसेस शिफ्ट करेंगे 1 2, तो ये 1.6 हो जाएगा। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड पर जस्ट एक ही नॉन जीरो डिजिट बचना चाहिए और वो 1 है, मल्टीप्लाइड बाय, अब 10 की पावर में क्या आएगा, कितनी प्लेसेस शिफ्ट किए, 2 प्लेसेस शिफ्ट किए राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 10 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, बेसिस सेम है 10 10 10, तो ऊपर वाली पावर्स ऐड अप हो जाएंगी 2 + 6 + 3, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 + 3 9 9 + 2 11, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर हो जाएगा। तो यहां पर फिर हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू, एक ये वाला स्टेप लिख देते हैं दरमियान में, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर। दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर। तो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ भी हमने लिख लिया है। देन नेक्स्ट क्या होगा, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड की हेडिंग लगा दीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको लिख देंगे U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या हेडिंग होगी, फार्मूला की हेडिंग होगी, इसमें हम फार्मूला की हेडिंग भी लगा देते हैं। तो फार्मूला कौन सा यूज होना है, ये वाला फार्मूला यूज होना है, U इज इक्वल टू -G, U इज इक्वल टू -G MM/R। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। यहां पर देन सॉल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो क्या मिल जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस और साथ में वैल्यूज पुट करें। G की क्या वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -11। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहते हैं। यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इनटू कैपिटल M। तो कैपिटल M क्या है, मैस ऑफ सन है, वो कितना है 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 30 किलोग्राम इनटू मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ अर्थ कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम डिवाइडेड बाय R, वो कितना है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर, 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर। अगर आप इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आंसर कुछ ये निकल कर आता है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, माइनस तो इसी तरह से रहेगा, दिस इंप्लाइज दैट U इज इक्वल टू -4.97 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 33। अब पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, तो इसको जूल लिख देंगे। लेकिन यहां से देखना यह है कि जूल आया किस तरह से है, इन यूनिट्स को कैलकुलेट करके भी आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय किलोग्राम डिवाइडेड बाय, यहां पर मीटर इसी तरह से आ जाएगा।
यहां पर मीटर स्क्वायर है, यहां पर मीटर है, तो मीटर स्क्वायर क्या होता है, मीटर मल्टीप्लाई मीटर, एक मीटर इस मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, न्यूटन मीटर इंटू किलोग्राम पावर -2 +1 +1, इसी तरह से बनेगा, क्योंकि यहां पर ये बेसिस से मैं पावर ज़्यादा हो जाएंगे, तो न्यूटन मीटर, यहां पर -2 +1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो किलोग्राम पावर 0 ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो बाकी न्यूटन मीटर ही बचेगा। और न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको वर्क डन वाले लेक्चर में बताया हुआ है। तो यहां से फिर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ रही है दैट इज -4.97 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जूल। तो आंसर की हेडिंग में यही लिख देंगे, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज, तो ये कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, -4.97 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जूल। तो यहां पर न्यूमेरिकल नंबर 4.3 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 4.4। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, एन ऑब्जेक्ट वेइंग 98 न्यूटन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है, ऑब्जेक्ट का वेट है 98 न्यूटन, W इज इक्वल टू 98 न्यूटन, उसको ड्रॉप किया गया फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी यहां पर अगर ये ग्राउंड है तो हाइट ऑफ 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है। इट्स स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज 12 मीटर पर सेकंड, यानी जैसे ये ग्राउंड को हिट करने लगा था उस वक्त इसकी स्पीड कितनी थी, v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कहता है कि आप फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करके दिखाइए जो इस पर एक्ट कर रही थी। फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी डेटा लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो डेटा में सबसे पहले क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, देखिए वेट को क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू mg, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्चुअली ये mg की वैल्यू है, mg इज इक्वल टू 98 न्यूटन। यहां से फिर मैं मैस निकाल भी सकता हूं, देखें m इज इक्वल टू W ओवर g लिखकर, तो यहां पर फिर मैं लिख दूंगा मैस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू W ओवर g इज इक्वल टू 98 न्यूटन ओवर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैस यहां से कितना निकल कर आएगा, 10 किलोग्राम निकल कर आएगा। अब ये यूनिट कैसे सॉल्व किए, देखिए न्यूटन किसकी इक्वल होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर नीचे क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल, बाकी यूनिट किलोग्राम आ जाएगा। तो यहां से पता चला कि मैस कितना है, 10 किलोग्राम है। हाइट कितनी है, हाइट इज इक्वल टू h, हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 10 मीटर। देन इट्स स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, स्पीड इज इक्वल टू v, स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। यहां पर फाइंड क्या करना है, फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है, तो रिक्वायर्ड की हेडिंग लगा देंगे, रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स, क्या लिखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फ्रिक्शनल फोर्स को हम यूजुअली स्मॉल f से डिनोट करते हैं। देन नेक्स्ट क्या हेडिंग होगी, फार्मूला की। इस डेटा और रिक्वायर्ड को देखकर आपने फार्मूला डिसाइड करना है। लेकिन यहां पर अगर हम इस सीन को देखें, क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली हाइट कम हो रही है, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इट्स मीन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है। जब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, जैसे से नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इट्स मीन गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी तो होगा। जितना लॉस होगा इतना ही गेन होगा काइनेटिक एनर्जी में, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये तो आइडियल कंडीशन में होता है। यहां पर जब फ्रिक्शनल फोर्स भी प्रेजेंट है तो इस पॉइंट पे जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो एक तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी का सबब बनेगी, और वही जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी करेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो एक्ट करेगी। इसका मतलब है यहां पर इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में भी यूज होगी। तो इट्स मीन यहां पर हमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी लिखना पड़ेगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब अगर आपको याद हो तो ये वाला जो रिलेशन है ये ऑलरेडी मैंने आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में पढ़ाया हुआ है। तो ये वही रिलेशन है जो हमने यहां पर लिखा है।
ऑलरेडी इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी, एग्जांपल नंबर 4.6, और उसकी स्टेटमेंट भी कुछ इसी पैटर्न पर थी। उसमें जस्ट यहाँ पर मैथ्स का वर्ड था, यहाँ पर वेट दिया गया, मैथ्स हमने खुद कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पर भी फिर यही फार्मूला यूज करेंगे। अब क्योंकि आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है उसमें यही रिलेशन यूज किया गया है, तो बेहतर है कि न्यूमेरिकल्स में भी आप फिर यही रिलेशन यूज करें। इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी वाले आर्टिकल में भी और एग्जाम्पल नंबर 4.6 में भी मैंने आपको बताया था कि इस एक्सप्रेशन को हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं। mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन दैट इज fh, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज h हाइट। तो यहाँ पर भी यही लिख देंगे। दिस इंप्लाइज दैट mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस fh। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। अब हमने फाइंड क्या करनी थी, फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी थी, तो इसमें से हम f को फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, रीअरेंजिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को आपने इस तरह से रीअरेंज करना है ताकि इसमें से ये वाली टर्म सेपरेट हो जाए, क्योंकि हमने f को फाइंड करना है। तो इसको इधर ले आएंगे, mgh माइनस हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख दीजिए mgh माइनस हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या रह जाएगा fh। अब यहां पर h मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको इस साइड पर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। साथ ही साइड्स भी एक्सचेंज कर दें, f इज इक्वल टू 1/h इंटू mgh माइनस हाफ mv स्क्वायर, इसी तरह से हो जाएगा। इस h को इधर लाके डिवाइड किया है, 1/h हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू 1/h मल्टीप्लाइड बाय mgh माइनस 1/h मल्टीप्लाइड बाय हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू, ये h और ये h कैंसल, mg हो जाएगा माइनस यहां पर mv स्क्वायर ओवर 2h हो जाएगा, mv स्क्वायर ओवर 2h। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यूज किस तरह से वैल्यूज पुट करेंगे, f इज इक्वल टू, सबसे पहले mg है तो mg की आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां पर हमने लिखी है 98 न्यूटन। अगर आप m को सेपरेट पुट करके g को सेपरेट पुट करके निकालेंगे फिर भी 98 ही आएगी, क्योंकि गिवन ही 98 है। तो यहां पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस mv स्क्वायर, मैस कितना है 10 किलोग्राम, v की क्या वैल्यू है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर इसी तरह से डिवाइड बाय 2h। तो हाइट कितनी है 10 मीटर। देन यहां से दिस इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू 98 न्यूटन माइनस यहां से 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा 72। तो यहां से 72 न्यूटन। अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो f इज इक्वल टू 98 माइनस 72, ये कितना बनेगा 26 न्यूटन। अब यहां पर देखिए ये यूनिट हमने कैसे निकाला है, न्यूटन यहां से किलोग्राम, यहां से क्या था मीटर स्क्वायर सेकंड पावर माइनस 2, मीटर स्क्वायर सेकंड पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय मीटर, यहां पर ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, यहां पर मीटर है। मीटर स्क्वायर का क्या मतलब है, मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, एक मीटर उस मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा किलोग्राम मीटर सेकंड पावर माइनस 2, और किलोग्राम मीटर सेकंड पावर माइनस 2 एक किससे इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहां पर हमने न्यूटन लिख दिया। फाइनली फिर आंसर क्या निकल कर आया है 26 न्यूटन। नेक्स्ट आंसर की हेडिंग लगाएंगे। आंसर की हेडिंग में क्या लिख देंगे, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 26 न्यूटन। तो यहां पर न्यूमेरिकल नंबर 4.4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4.5। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, ए 75 वाट फैन इज यूज्ड फॉर 8 आवर्स डेली फॉर 30 days. Find energy consumed in electrical units. Electricity bill if 1 unit costs Rs 22.5. अब यहां पर एक्चुअली आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। अब जो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर कैलकुलेट किया जाता है। तो आज आपको समझ आ जाएगा कि बिल को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है।
डेटा में क्या आ जाएगा, पावर ऑफ फैन इज इक्वल टू, पावर ऑफ फैन इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 75 वाट। नेक्स्ट क्या है, इज यूज्ड फॉर 8 आवर्स, यानी नंबर ऑफ आवर्स पर डे, नंबर ऑफ आवर्स पर डे इज इक्वल टू 8 आवर्स हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फॉर 30 डेज, तो नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 30 डेज। यहां से अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 8 आवर्स हो जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ आवर्स, तो टी इज इक्वल टू 240 आवर्स। नेक्स्ट क्या गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ 1 यूनिट कास्ट RS 22.5, यानी कास्ट पर यूनिट कितनी है 22.5, तो लिख दीजिए कास्ट पर यूनिट इज इक्वल टू RS 22.5। यहां से अब हमने एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल यूनिट्स। और यहां पर भी जो यूनिट है मैंने आपको पावर वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर, यानी सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, यानी एनर्जी को निकालना है किलोवाट आवर में। और किलोवाट आवर किसका यूनिट है, वर्क डन या एनर्जी का यूनिट है। तो किलोवाट आवर में हमने क्या निकालना है, एनर्जी को निकालना है। यहां पर अब एनर्जी को बेसिकली फाइंड कैसे करेंगे, देखें पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू W/T, क्योंकि यहां पर पावर गिवन है इसलिए पावर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। P इज इक्वल टू E/T भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन का यूनिट भी जूल है, एनर्जी का यूनिट भी जूल है और इनके डायमेंशन भी सेम होते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई T, इसमें P की वैल्यू पुट करेंगे, T की वैल्यू पुट करेंगे। पावर किस में पुट करनी होगी, किलोवाट में, तो बेहतर है कि हम 75 वाट को यहीं पर किलोवाट में भी कन्वर्ट कर लें। तो किस तरह से करेंगे, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 75 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.075, इट्स मीन ये बनेगा 0.075 किलोवाट। यहां पर अब किलोवाट में क्या पुट करेंगे, पावर पुट करेंगे और टाइम को आवर्स में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। किस में मिलेगी, किलोवाट आवर में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल यूनिट, यहां पर यूनिट से मुराद क्या है, किलोवाट आवर। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल पर लिखा हुआ होता है कि आपने 200 यूनिट्स कंज्यूम की हैं, 300 यूनिट्स कंज्यूम की हैं, तो एक्चुअली यही यूनिट होती है किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड करना है। देखो जब हम यूनिट्स फाइंड कर लेंगे तो उन यूनिट्स को कास्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक यूनिट की कास्ट इतनी है तो जो यूनिट्स निकल कर आएंगी उनकी कास्ट कितनी होगी, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल मिल जाएगा। तो फिर रिक्वायर्ड की हेडिंग में क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर 1 एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट्स, एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर लिख देंगे, क्योंकि वो कह रहा था कि इलेक्ट्रिकल यूनिट्स में आपने करना है। तो इलेक्ट्रिकल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर इज इक्वल टू E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने यहां से E फाइंड करना है। सेकंड हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड करना है, यानी कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो यहां पर लिख दीजिए कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट यहां पर क्या हेडिंग लगाएंगे, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की हेडिंग लगा दीजिए। यहां पे सबसे पहले नंबर 1 की हेडिंग लगाएंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसी रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे जो मैंने आपको बताया है, E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई T। यह भी मैं आपको समझा चुका हूं कि कहां से आता है। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज E इज इक्वल टू, सबसे पहले P की वैल्यू पुट कीजिए। P की क्या वैल्यू है, 0.075 किलोवाट में हमने पुट करना है। देन T की क्या वैल्यू है, देखिए टोटल टाइम है दैट इज 240 आवर्स, तो इसको पुट कर दीजिए 240 आवर्स। यहां से क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू 18 किलोवाट आवर, और 18 यूनिट्स भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल यूनिट्स कह रहा था। तो 18 किलोवाट आवर या फिर 18 यूनिट्स। नेक्स्ट यहां पर सेकंड पार्ट की हेडिंग लगाएंगे जिसमें क्या फाइंड करना है,
कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल कैन बी कैलकुलेटेड एज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू, ये किस तरह से निकलेगी, कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। तो लिख दीजिए। तो यहां से अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से निकल कर आएगी, दिस इंप्लाइज दैट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, RS 22.5 यानी 22.5 रुपीज इनटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर 18 यूनिट्स। तो यहां पर लिख दीजिए 18 यूनिट्स। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 405 यानी 405 रुपीज। तो आंसर की हेडिंग लगाइए, एनर्जी कंज्यूम्ड इज कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है, 18 यूनिट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 405 रुपीज। यहां पर न्यूमेरिकल नंबर 4.5 भी कंप्लीट होता है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 वर्क, एनर्जी एंड पावर के फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। उम्मीद है कि न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम सॉल्व करेंगे बाकी तमाम न्यूमेरिकल नंबर 4.6 टू 4.10। इसलिए अगर आपने अभी तक फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।